Good morning, sir. Good morning, sir. Please start. Yes. Good morning, guys. Hello. Good morning. I guess last time हमने कोरोना वायरस डिजीज का जो नेमिंग नॉमेनक्लेचर था वो पढ़ लिया था कि कैसे इसका नाम पड़ा है, राइट? ओके। और हमने ये भी समझा था कि वायरस का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है और वायरस को किस तरीके से डील किया जाता है ऑल दो से। ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा अपन आगे चल के बात करते हैं। रिसेंटली जो अभी पिछले 2-3 दिन की खबरें हैं उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उनने अपना टेस्टिंग चालू कर दी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन जो मेडिकल काउंसिल है, रिसर्च काउंसिल है, उन्होंने भी चालू कर दी है। और एक दो जगह और देर आर टोटल 21 इंस्टीट्यूशन, आई गेस। हाँ, I have read the news. 21 institutions around the world which are working on this COVID-19 vaccine, right? And that 21 out of that, I guess 3 or 4 are there जिनकी testing जो है human level पे start हो गई है. Anyone, how a vaccine works? Okay, it produces antibodies. ठीक है, और anyone else? I guess 3 or 4 has started testing on human beings. It built immunity against the virus. It makes us immune to a particular disease by injecting a little amount of it. Kind of, but not the virus actually. Anything else? Okay, so what actually happened? हम एक ऐसा फॉरेन एजेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी के भी बॉडी में, राइट? जो फॉरेन एजेंट जो वायरस बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट काम करता है, राइट? जैसे जो ऑक्सफोर्ड वाला केस है उसमें इस तरीके से है कि जो चिंपैंजीज हैं उनकी जो एक एंटीबॉडी वो होती है, थ्रेड होती है, उस एंटीबॉडी थ्रेड के साथ इन्होंने वायरस का जो प्रोटीन थ्रेड है जिसके जो वायरस के से रिजेम्बलेंस रखता है प्रॉपरली, राइट, उसको इंट्रोड्यूस कराया। तो वो जो एंटीबॉडी है उस चिंपैंजीज की, वो उसके अगेंस्ट बहुत तेजी से काम कर रहे हैं उसको किल करने के लिए, राइट? तो जो वायरस की थ्रेट है उसके हिसाब से वायरस का रिजेम्बलेंस है और उस रिजेम्बलेंस के अगेंस्ट ये काम करेगा। सो हम क्या करेंगे, हम वही चीजें जो हैं उसी टाइप की एंटीबॉडी जो है वो ह्यूमन बींग्स में इंजेक्ट करेंगे, राइट? तब उनका जो रिपोर्ट होगा, जो उनकी चीज उनका कहना होगा कि हाँ, इज इट ओके। द थिंग इज कि कई बार जो फॉरेन एजेंट हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में सपोर्ट नहीं करते, कई बार हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है किसी वैक्सीन की, इज इट यूज टू इट इज सेफ टू यूज ऑन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहली चीज तो ये निकाली है कि हाँ, ये वाली जो एंटीबॉडी जो चिंपैंजी से मिल रही है वो सेफ है, राइट? एंड सेफ होने के बाद वो ह्यूमन बॉडी पे कितना इफेक्टिवली कोविड जो कोरोना वायरस है 2019 उसके अगेंस्ट काम करेगी, राइट? तो होप फॉर द बेस्ट, कमिंग 2-3 मंथ्स में शायद वैक्सीन आ जाए। क्लियर हुआ वैक्सीन काम कैसे करेगी कोविड-19 की? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली। ओके, इट्स अ प्रोसीजर एक्चुअली, जहर जहर को काटता वाला केस होता है।
कि समटाइम्स ना ऐसा भी होता है जैसे किसी को स्नेक ने बाइट कर दिया, सांप ने काट लिया, तो उसको उसके इफेक्ट को मेल्ट डाउन करने के लिए, खत्म करने के लिए हम दूसरे किसी सांप के जो पॉइजन होता है ना उसको यूज करते हैं, या उसी टाइप की किसी केमिकल को यूज करते हैं जिससे वो खत्म हो जाए। तो दिस इज समथिंग दैट वी डू इन वैक्सीनेशन प्रोसेस, की वैक्सीन को प्रिपेयर कैसे करना है, ऑल दोस थिंग। ठीक है, so let's move to next topic. The next topic is solar orbiter mission. Right. Okay. So this mission actually launch हुआ था February 10 को। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या कहानी है। और अभी जून एंडिंग और जुलाई मिड में एक्चुअली वो अपनी उस जगह पे पहुंच गया है जहां से वो सोलर ऑर्बिटर या सन को ऑर्बिट करना चालू कर चुका है। एंड 48 मिलियन किलोमीटर आई गेस जो डिस्टेंस है वो है। राइट। तो वो चीजें अलग है ना। सबसे पहले रिमेम्बर चंद्रयान 2। ओके, सो चंद्रयान 2 में तुम्हें याद होगा कि उसके दो पार्ट थे। एक लैंडर के साथ रोवर था और दूसरा ऑर्बिटर था। राइट। सो ऑर्बिटर को हमने परफेक्टली प्लेस कर दिया। ऑर्बिटर का काम बड़ा सिंपल होता है। ऑर्बिटर जो होता है वो किसी भी एक जो भी पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी है उसके अराउंड ऑर्बिट करते हुए उसकी फोटोग्राफ्स, उसके डेटा, जो भी उसके सेंसर्स हैं, उसके थ्रू मिलने वाले जो कलेक्शन ऑफ डेटास हैं, रिमोट सेंसिंग के थ्रू कलेक्ट करके कहाँ भेजता है, हमारा जो भी स्पेस सेंटर है यहाँ पे अर्थ में। राइट। तो सोलर ऑर्बिटर इज द सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट built together by ESA, that is European Space Agency, and NASA, National Aerospace Administration, राइट, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये इन दोनों का जो है जॉइंट वेंचर है जो अब जाके प्रॉपर उस ऑर्बिट में पहुंच भी चुका है। इट इज वन ऑफ द यूनिक एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन जिसमें हम सोलर ऑर्बिटर को क्या कर रहे हैं, भेजा हुआ है हमने। वॉइजर 1 का नाम सुना है किसी ने? एनीवन? प्रज्वल ने सुना है। व्हाट इज वॉइजर 1, प्रज्वल? ओके, 70s के टाइम का ये मिशन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, नासा का ये। एंड दिस इज द ओनली मैन मेड ऑब्जेक्ट जो अब हमारी सोलर सिस्टम जो है उसके बाहर जा चुका है। 76 से स्टार्टेड ट्रैवलिंग, राइट, टुवर्ड द गैलेक्टिक सेंटर, ये कहना चाहिए कि जो इंटरस्टेलर स्पेस होता है उस तरफ। एंड कुछ साल पहले तक वो सोलर सिस्टम के अंदर था, सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज में था, अब उसके बाहर जा चुका है। दैट Voyager 1 इज स्टिल ट्रैवलिंग लाइक 20 टाइम फास्टर देन अ बुलेट। एंड वो वहां से रेगुलर जो है वो इमेजेस एंड डेटा भेजता रहता है। यू हैव नो आइडिया, इमेजेस एंड डेटा को आने में भी अप्रोक्सीमेट ऐसे कहते हैं 18 आवर्स में लगते हैं प्रॉपर प्रोसेसिंग से डिकोड करने के लिए। राइट। सो दिस बिकम्स दी फर्स्ट मिशन जो इंटरस्टेलर स्पेस में गया था और अभी भी है, कंटिन्यू है वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये वो मिशन है जिसके थ्रू हम ये क्या कहना चाहिए, ये उम्मीद करके आगे वो कर रहे हैं कि शायद आज नहीं तो कल जब हमें मिल जाएंगे कोई और एलियंस, तब हम शायद उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। दैट Voyager 1 is having a map of our solar system, that how anyone can find our solar system in our galaxy, राइट। एंड बहुत सारी और भी चीजें हैं, कुछ इमेजेस हैं फेमस पर्सनालिटीज की, न्यूबॉर्न बेबी की, प्रेग्नेंट वुमेन की, ह्यूमन एनाटमीज की, एंड ऑल दोस थिंग। एंड उसके थ्रू हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि बाहर अगर कभी कांटेक्ट हो पाया किसी से तो वी कैन डू दैट। और सोलर ऑर्बिटर मिशन सोलर सिस्टम में सेंटर जो है जिसको हम सन कहते हैं उसकी तरफ जाने वाला वो है। एनीवन, हमारा सोलर सिस्टम फ्लैट है क्या? कैसा है हमारा सोलर सिस्टम?
ओके, मैं तो बताता हूँ, मजे की बात यह है कि सोलर सिस्टम इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ गैलेक्सी। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, राइट, उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। एंड दैट गैलेक्सी इज एलिप्टिकल एक्चुअली, जो स्पाइरल कह सकते हो मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वो उसका सेंटर है, सेंटर के अराउंड वो स्पाइरल निकले हुए हैं। उन्हीं किसी एक स्पाइरल आर्म के आर्म का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पे सन हमारा अवेलेबल है। नाउ दैट स्पाइरल आर्म इज एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड गैलेक्टिक सेंटर। सो अगर हमें ये लगता है कि हमारा सोलर सिस्टम स्टेशनरी रखा हुआ है उसमें स्पेस में, तो वो गलत है। सन इज रिवॉल्विंग अराउंड गैलेक्टिक सेंटर एंड सन इज पैरेलली कैरिंग दीज प्लैनेट्स। तो इन एक्चुअल सेंस ये एक क्या कहना चाहिए, वर्टेक्स बनाता है कि जहां पे सन जो है जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करते हुए, उसको रिवॉल्व करते हुए सन के साथ घूमते हैं। एंड सन का गैलेक्टिक सेंटर का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है वो अप्रोक्सीमेट 25 करोड़ ईयर्स में जो है कंप्लीट होता है। और इसको हम बुलाते हैं क्या, कॉस्मिक ईयर। क्या बुलाते हैं, कॉस्मिक ईयर। तो ये जो सोलर ऑर्बिटर मिशन, ये समझ में आया ना कॉस्मिक ईयर का कॉन्सेप्ट ऑफ सन का रिवोल्यूशन अराउंड गैलेक्टिक सेंटर। ओके, इट्स नहीं आया, ठीक है मैं बताता हूँ। ओके, कैन यू सी दिस, यस और नो? नाउ ये जो है, मानो कि ये वाला जो पेन है ग्रीन वाला, ये गैलेक्टिक सेंटर है और ये उसकी एक आर्म है। क्या है, आर्म। तो ये आर्म जो है उस गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड हो रही है रिवॉल्व। और इसी किसी आर्म में यहाँ पे कहीं पे अवेलेबल है कौन, सन। तो जब ये रोटेट हो रही है तब सन एग्जैक्टली इस गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए, स्टेशनरी नहीं है, वो कंटिन्यूस मूविंग है, राइट। और इसलिए ये जो मिशन है एटलस 5 के थ्रू सोलर ऑर्बिटर भेजा गया है, ये और ज्यादा क्रिटिकल था। क्योंकि जब हम किसी एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट हम बैलेंसिंग जो है आसानी से कर पाते हैं। बट एक सन जो अप्रोक्सीमेट 1,40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है गैलेक्टिक सेंटर को, इसको इसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको बैलेंस कर पाना और उसके अगेंस्ट ऑर्बिटर स्टैब्लिश कर पाना, ये एक बहुत मुश्किल काम था। बट सक्सेसफुली हो गया एंड अभी वो पहुंच भी चुका है अपनी जगह पे एंड स्टार्टेड गिविंग अस द डेटा एंड द इमेजेस, राइट, क्लियर? ओके, फैक्ट फाइल की बात करेंगे। कौन सी दो एजेंसीज जिन्होंने वो किया, रॉकेट कौन सा था, सोलर ऑर्बिटर मिशन जो है वो कहां से लॉन्च किया गया। आगे आने वाले टाइम पे चूंकि जून में ही ये वहां पे पहुंच चुका है, तो डेफिनेटली जून वाला जो करंट अफेयर्स होगा उसमें अपने को ये बात करनी ही पड़ेगी कि वो पहुंच गया। तो उस टाइम पे अपन हो सकता है इसको स्किप कर दें। एनी डाउट्स? क्या इंडिया भी कोई सोलर मिशन प्लान कर रही है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यस, प्रथा, कौन सा मिशन बेटा? यस, वेरी गुड। ये मिशन का नाम लिख लो है ना, आदित्य L1। कौन सा मिशन, आदित्य L1। नो 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 नो, एक था मंगलयान इज फॉर मार्स। जो हमारे मार्स के मिशन है ना, वो जो है वो कहलाते हैं क्या, मंगलयान वाले सीरीज में। जो हमारे पास सन के लिए है वो है आदित्य L1। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट गेट इट, आदित्य इज वन ऑफ द सिनोनिम ऑफ सन हिंदी में। लिख लिया? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो 2020। ओके, राइट, चलो डिफेंस एक्सपो 2020 में चले जाते हैं।
लॉन्च वन एक्चुअली अवंती, है ना? ओके। डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ. इट वाज लाइक 6 days एक्सपो फॉर डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस जो भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है उसका. इट वाज एन इंटरनेशनल इवेंट विद द थीम इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब. In actual sense, right, the Defense Expo 2020 it was having kind of a mission कि इस बार जो हमारा मेक इन इंडिया है, राइट, ये वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हब को और ज्यादा स्टैब्लिश्ड करने का काम चालू करने का टारगेट रखा गया है, राइट. सो जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, उस मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को अब डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाएगा. मतलब जो हम घर में बने डिफेंस इक्विपमेंट हैं, फाइटर जेट्स हैं, गन्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, ये सारी चीजें क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं. तो डिफेंस एक्सपो 2020, राइट, ये और ही भी ज्यादा क्या कहना चाहिए इस बार इंपॉर्टेंट था बिकॉज 2020 इज द ईयर जब इंडिया इज वन ऑफ द, आई गेस इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, तीसरा सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंस करती है, राइट, आफ्टर यूएस एंड चाइना. एंड इंडिया का घर में मतलब डिफेंस का जो आइटम है उसका घर में बनना, दैट मीन्स कई बिलियन डॉलर्स जो हैं वो हम साल के बचा सकते हैं, राइट. So that's why this was a main event started in this year 2018 में. जो इसकी लास्ट पर्टिकुलर वो हुई थी एक्सपो था, वो कहाँ का था, चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु में, राइट. और अब 2020 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है. एंड इसका मोटिव क्लियर हो गया तुम्हें, पहले बताओ, राइट. मेक इन इंडिया समझ में आता है क्या? एक्चुअली हमारा जो पड़ोसी देश है, प्यारा पड़ोसी देश चाइना, उसका एक प्रोग्राम था जिसमें ऐसा कोई नाम तो नहीं दिया गया था, 1991-92, राइट, जब यूएसएसआर कोलैप्स होता है और दुनिया में एक ही सुपर पावर बचती, दैट वाज यूएसए. बट यूएसए फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं रह गया था क्योंकि उसने वॉर्स में और स्पेशली अपना जो हाथी पाल रखा जिसको तुम नेटो के नाम से जानते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इतना खर्चा होता था कि फाइनेंशियली वो थोड़े से वीक हो गए थे. चाइना ने उस टाइम पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो काम है उसको बहुत तेजी से चालू किया. और वो बनने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे ज्यादा जो हेल्प थी वो की जर्मनी ने. जर्मनी 1989-1991 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टूट चुका था दो पार्ट में, राइट. एक था क्या, ईस्टर्न जर्मनी, जो किसके अंडर रहता था, यूएसएसआर के अंडर रहता था, जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बुलाते थे, राइट. एंड दूसरा वाला जो पार्ट था वो वेस्टर्न जर्मनी था, जो यूएस, कनाडा, यूके जैसी कंट्रीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेट होता था. तो 1989 में वर्लिन वॉल फॉल होती है और उसके तुरंत बाद से ये यूनिफिकेशन का काम चालू होता है और जर्मनी वापस यूनाइट हो जाती है, ठीक. जर्मन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वाज सुप्रीम इन द वर्ल्ड. मतलब अगर मेरे पास एक फोन है जो ये लिखा हुआ है जिसपे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, तो जिस पर्टिकुलर मशीन से ये फोन असेंबल किया गया होगा या बनाया गया होगा, तो दैट वुड बी मेड इन जर्मनी एक्चुअली. सो जर्मनी को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए बहुत सारा फॉरेन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी. चाइना ने वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन रिजर्व जर्मनी को प्रोवाइड कराया और जर्मनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी किससे शेयर की, चाइना से, राइट. फॉर एग्जांपल बॉश इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहना चाहिए, बिगेस्ट, क्या कह सकते हो, वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर, राइट. और ये जर्मन है. तो चाइना ने उस टाइम पे ऐसा कुछ प्रोग्राम जो है अपने हिसाब से बिना नाम बिना इनॉग्रेशन के दे दिया था, दैट वाज काइंड ऑफ मेक इन चाइना, राइट. बट अभी इंडिया ने 2015 में उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मेक इन इंडिया के नाम से स्टार्ट किया था, कि जब वो घर में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग हब दोनों चीजें क्या करना चाहते थे, एस्टैब्लिश करना चाहते थे. यानी इस बार का डिफेंस एक्सपो मेजरली उसी चीज में वो था. इंडिया में बनाओ, आकांक्षा एक्चुअली क्या है, मेड इन इंडिया प्रोडक्शन के बाद होता है,
राइट। मेक इन इंडिया में इंडिया तो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना ही चाहती है, साथ साथ जैसा चाइना में फॉरेन कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स लगा रखी है, राइट। तो हम ये भी चाहते हैं कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके क्या करें, अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेट करें, राइट। और इससे हमें बहुत फायदा होता है। हमें फायदा ऐसे होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, नंबर वन। नंबर टू, हमसे वो टेक्निकल एनहांसमेंट शेयर किया जाता है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है। तीसरी चीज, हमें एक्चुअली घर में बना हुआ सामान सस्ता मिलता है। ठीक, जैसे बीएमडब्ल्यू नाम सुना है ना? बीएमडब्ल्यू जर्मन कंपनी है। अगर मैं सीरीज 7 लेने की कोशिश करूं इंडिया में तो दैट इज लाइक 1.5 1.7 करोड़। लेकिन वही सीरीज 7 जब आप यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में लेते हो तो दैट इज नियर बाय 60-70 लाख। ऑन द अदर हाफ, घर में बनी रॉयल एनफील्ड जो टॉप मॉडल है 500 650 सीसी जो भी है वो उसकी जो टॉप मॉडल है दैट इज कॉस्टिंग अस अप्रॉक्सीमेट 3,80,000। लेकिन वही टॉप मॉडल अगर एक्सपोर्ट होकर बाहरी कंट्रीज में जाती है तो इसकी प्राइस लगभग डबल हो जाती है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, ये पूरा का पूरा मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया को एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल एनहांसमेंट और साथ साथ सस्ता सामान देने के लिए, राइट। वो हमारे घर में बना है इसलिए हमें एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होगी, हमें सस्ता मिलेगा। तो इसलिए वो मेक इन इंडिया है, नॉट मेड इन इंडिया। कोई डाउट? मेक इन इंडिया समझ में आया ना? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, चलो जरा क्वेश्चंस में आ जाते हैं। डिफेंस एक्सपो की लोकेशन कहां पे हुआ, राइट। नंबर टू, थीम क्या थी? नंबर थ्री, पिछली बार कब हुआ था? नंबर फोर, हु इनॉग्रेटेड, व्हाट वाज द मेन, क्या कहना चाहिए, अट्रैक्शन ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल एचएएल की तरफ से और दूसरी पर्टिकुलर जो हमारे पास पीएसयूज है उन्होंने डिफेंस के लिए और जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से बने हुए मॉडर्न इक्विपमेंट से उन सबको दिखाया था, राइट। तेजस जो है उसका शो ऑफ किया गया, घर में बने हुए सीधा हेलीकॉप्टर्स है उनका शो ऑफ किया गया, जिनके साथ नई इनहेंसमेंट, नई जो घर में बनी बंदूकें हैं। एक फोटो याद है, एक वीडियो वायरल हुआ था इसमें नरेंद्र मोदी वो AK-47 जैसी कुछ चीजें चलाने की कोशिश करते हैं, याद है? रिमेम्बर? बहुत सारे मीम्स भी बने हुए हैं उस पे। ये वहीं का है, ठीक है। सो ये रही फैक्ट फाइल। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ब्लू डॉट नेटवर्क और BDN, कितने लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है? ओके, ठीक है, चलो। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव याद है चाइना का? आई गेस अपन ने बात की है ना? यस और नो? Am I audible?
Am I audible? आप अभी कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, का शायद sir. सिस्टम बंद हुआ है. वेट, लेट सर को अभी ज्वाइन होने दो. Thank you. Okay, am I audible and visible? Okay, sorry for technical glitch. So, Blue Dot Network, अपन यहीं पे थे, I guess. Okay, so Blue Dot Network क्या है एक्चुअली, जिस पे बात करते हैं तो we'll come to know कि चाइना ने एक इनिशिएटिव लिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. अपन ने इसके बारे में आई गेस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बात की थी ना. तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो मॉडर्न सिल्क रूट का फॉर्म है. और मॉडर्न सिल्क रूट जो पुराना रोडवेज था ना, उसके आगे बढ़ के इस बार पोर्ट्स एंड सी वेज जो है उसको भी कवर करेगा. सो चाइना से होता हुआ एशियन पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट होता हुआ यूरोपियन कॉन्टिनेंट के क्लोज, उसका मेडिटेरियन सी एंड जो अरेबियन सी है एंड जो डिफरेंट गल्फ्स हैं उन सबको ज्वाइन करेगा, उन सबको जोड़ेगा कौन? अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सो इट्स अ काइंड ऑफ सर्कल या सर्किट कह सकते हो जो बनाया गया है. बट अच्छा, अपन ये भी बात की थी किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना जो है वो चाइनीज इकोनॉमिक इन्वेजन टाइप का है. मतलब यहाँ पे चाइना जो है इकोनॉमिकली क्या करने की कोशिश कर रही है, दूसरी कंट्री को इन्वेट करने की कोशिश कर रही है, अपना मार्केट जो है उसको बड़ा करने की कोशिश कर रही है. फॉर दैट चाइना इज इन्वेस्टिंग अप्रोक्सीमेट $1 ट्रिलियन, राइट. अब जो चाइना के पोर्ट्स एंड सीवेज हैं, जब उसका पार्ट बने तब अमेरिका ने उसके अगेंस्ट, उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट, जो एशिया पैसिफिक वाला पूरा का पूरा पार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मेलेनेशिया, पॉलिनेशियन जो कंट्रीज हैं, इन सबको कनेक्ट करते हुए इन सब के जितने भी पोर्ट्स हैं जहां से बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए ट्रेड होता है, उन सबको जोड़ के, राइट, उन सबको ऐड ऑन करके उन पोर्ट्स का एक स्पेसिफिक नया नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया, राइट. एंड ये जो नेटवर्क है ये कहलाता है BDN, दैट्स ब्लू डॉट नेटवर्क. और इंडिया ने फरवरी 2020 में ये डिसाइड किया कि उसे भी ज्वाइन करना चाहिए. तो अब उन्होंने ऑफर वो किया हुआ है, उन्होंने प्रपोजल रखा हुआ है कंट्री में, अपने पार्लियामेंट जो इस पे बात करेंगे, लेटर ऑन दे विल जॉइन. द ओनली थिंग इज कि जैसा चाइनीज जो पर्टिकुलर डोमिनेंस है पैसिफिक में, साउथ चाइना सी, इस रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड कंट्रीज बनाई गई थी, क्वाड ग्रुप, दैट इज US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया. वैसे ही ये ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो पोर्ट्स वाला वो है, क्या कहते हैं, पार्ट है, जो सीवेज वाला पार्ट है, उसको काउंटर करने के लिए दिया गया, राइट. कहानी क्लियर है? ओके.
ठीक है, आप इसमें जरा क्वेश्चंस पे आते हैं तो क्वेश्चंस बड़ा क्लियर है किसके अगेंस्ट, राइट। दूसरा, कौन कौन सी कंट्री लीड कर रही है। चौथा, बीडीएन एग्जैक्टली किस बारे में है। पांचवा, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, 2019, जैसे कि तुम दिख ही रहे हो, राइट। एंड उसके अलावा इसका मेन काम क्या है, पोर्ट्स रोड ब्रिजेस जो है वो किस तरीके से ऐड ऑन होंगे। तुम्हें बहुत अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा इंडियन एक्सप्रेस में, वो बहुत तेजी से, मतलब उन्होंने बहुत सुपीरियर तरीके से पूरा का पूरा डेटा, फैक्ट फाइल और परसेप्शन लिखा था, ढूंढना मजा आएगा। Okay, so finally we came to 31st January 2020, that is Brexit. Yes or no? नाम सुना इसका? ठीक है, one of the most talked topic है from last 3-4 years actually. Starting from 2016, right, जब से ब्रेक्जिट के लिए रेफरेंडम लिया गया था यूनाइटेड किंगडम में, तब से लेके अब तक जो है ये कंटिन्यूअस वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड टॉपिक रहा है। क्योंकि जब ब्रेक्जिट का रेफरेंडम पास हुआ तब सबसे पहले जो डेविड कैमरन थे उन्होंने क्या किया, रिजाइन किया, और यूके को मिली उनकी दूसरी फीमेल प्राइम मिनिस्टर, दैट्स वाज थेरेसा मे। फिर थेरेसा मे के जाने के बाद बोरिस जॉनसन आए, अभी 3 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। फाइनली 3rd प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे ये ब्रेक्जिट डील जो है वो सीधे तौर पे डन हुई। Now, Brexit stands for Britain's exit from European Union, which is one of the largest, which was actually one of the largest free trade agreement in the world, right? And one of unique, क्या कहना चाहिए अपने टाइप का। ब्रेक्जिट क्या है ये समझ में आया, फिर अपन आते हैं कि ब्रेक्जिट क्यों हुआ। ब्रेक्जिट क्या है समझ में आया? ओके, ब्रेक्जिट क्यों हुआ, एनीवन? अवंती बेटा, इफ यू कैन लिसन टू मी ना, एक बार छोड़ के वापस ऐड हो जाओ, बिकॉज एवरीबडी एल्स कैन टेक्स्ट मी। ठीक है, okay, Britain had to spend a lot and was gaining a little. Okay, बेटा आप करके देखो मैसेज। आया आ रहा अवंती बेटा आ गया ना। चलो, सो बहुत सारी चीजें हैं, जरा उस पे जब अपन आते हैं तब अपने को पता चलता है कि अपन किस किस इसमें आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फ्रॉम इन माय साइड शायद ये इस बार आने वाला है ना। सो जब अपन बात करते हैं ब्रेक्जिट की, तो ब्रेक्जिट के पीछे सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक रीजन। नंबर 1 जो है वो है क्या, पिग्स। क्या है? पिग्स। एनीवन, व्हाट इज पिग्स? एनीवन? नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। ओके, पिग्स कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की उन कंट्री का ग्रुप है जिसमें आते हैं पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन। ठीक है, ये इन 4 कंट्रीज की इनिशियल्स का वो है। ये यूरोपियन यूनियन की वन ऑफ द वीक इकोनॉमीज में से एक थी, एंड पिछले 10 से 12 साल, आई गेस 2006 से, जब से वो ग्लोबल रिसेशन का एक और फेज आया था, तब से लेके 2016-17 तक क्या किया गया, इनको इनकी इकोनॉमी सुधारने के लिए क्या दिए गए, बेल आउट पैकेजेस दिए गए।
क्या दिए गए? बेल आउट पैकेजेस, कि आप ये 10 बिलियन यूरो ले लो, आप 15 बिलियन यूरो ले लो, लेकिन अपनी इकोनॉमी सुधारो, ये करो, वो करो, ऐसा वैसा सब कुछ। ठीक है, ये पहला रीजन थे। अच्छा, इनमें से जो स्पेन है, आर्या बेटा, आर्या, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन, यस, है ना? सो इनको बेल आउट पैकेजेस दिया जा रहा था, और बेल आउट पैकेजेस का सीधा मतलब है इनको फ्री में पैसा दिया जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। नाउ इमेजिन देयर आर टू ब्रदर्स, है ना, और फैमिली में दो भाई हैं, दो बेटे हैं। एक बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है गैम्बलिंग में एंड दूसरी चीजों में, दूसरा खूब सारे पैसे कमा के घर में दे रहा है। तो किसको प्रॉब्लम होगी, जो उड़ा रहा है या जो कमा रहा है? बताओ। The one who's earning, right? So Britain's economy, it never needed actually the kind of bailout packages. It is one of the largest economy of European Union, and जो ये कंट्रीज थी, इनके बेल आउट पैकेजेस का जो क्या कहना चाहिए बर्डन था, वो बहुत ज्यादा आ रहा था किसके ऊपर? यूके के ऊपर, नंबर वन। नंबर टू, यस, अच्छा, ओके, आयरलैंड इज स्टिल पार्ट ऑफ इट, अपन उसमें आएंगे। अच्छा सर का ही है, यस सर। ओके, सो व्हाट हैपेंड, ये पहला रीजन था। नंबर टू, राइट, जिसमें अपन बात करेंगे, वो ये है कि इनका जो इमिग्रेंट इश्यू था, राइट, 2011 से सीरियन क्राइसिस चालू हुआ। अपन सीरियन क्राइसिस की बात कर चुके हैं, सो अभी इस पे अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। दैट सीरियन क्राइसिस, राइट, इन्होंने जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी उसको और ज्यादा क्या कर दिया, बढ़ाया। at the very beginning of that particular वो सीरियन सिविल वॉर, राइट, उस टाइम पे जो रेफ्यूजीज थे, उस टाइम पे जो लोग थे, उनके लिए यूरोपियन यूनियन ने अपने दरवाजे बंद रखे। उन्होंने बोला हम आपको नहीं आने देंगे। 2014-15 में ये पर्टिकुलर क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़े, और अल्टीमेटली 2015 में एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये हुआ कि मेडिटेरियन सी क्रॉस करने के लिए कुछ 60 पीपल एक लाइफ बोट में हाई टाइड के टाइम क्या कर रहे थे, वो सी क्रॉस कर रहे थे, जस्ट टू मेक श्योर कि ये सीरियन पर्टिकुलर जो फील्ड है, जहाँ सिविल वॉर फील्ड हो रखा है, उससे अलग होकर यूरोपियन यूनियन में चले जाए, जहां वो रेफ्यूजी के फॉर्म में रह ले, जहां जिंदा रह ले। बट वो हाई टाइड में वो बोट जो है, लाइफ बोट जो है, पलट गई, सबकी डेथ हो गई। सिर्फ एक बच्चा जो था वो, अच्छा वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी थी, वो डूब चुका था, लेकिन वो बच्चा जो था वो मेडिटेरियन कोस्ट की तरफ आके बह के आ गया। जब वो बह के आया तो उसकी फोटो हो गई वायरल, राइट? रिमेंबर दैट स्मॉल किड ऑफ लाइक जो औंधा लेटा हुआ था डूबने के बाद मेडिटेरियन कोस्ट में, ब्लू डेनिम, रेड टी शर्ट, याद है किसी को? Right, that becomes a symbol of a Syrian refugee crisis actually. Right? Yeah, I guess everybody of you have a, I guess तुम सबने देखा होगा उसको. So what happened actually? वो वहां पे पहुंच गया, और वहां पे पहुंचने के बाद एक फोटोग्राफर ने उसकी फोटो ले दी, और वो इंटरनेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, विजुअल मीडिया में, हर जगह पे क्या हो गया, वायरल हो गया। And the Human Rights Commission, the organization which are working for it and all those things, right? ये सब के सब जो हैं, ये अब यूरोपियन यूनियन की जो रेफ्यूजी क्राइसिस थे, जो रेफ्यूजी पॉलिसी थी, उसको क्या करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे। तो अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ा, इनके गेट्स ओपन करने पड़े। नाउ ये पहला अच्छा चीज हुआ, इसके साथ एक और पैरेलल बुरी चीज हुई। I mean, if there were 100 people who were needed, तो अगर 100 लोगों को अंदर आने दिया गया ना, तो there were some people who were associated with the militant groups like ISIS, right? Boko Haram, Al Shabaab, Al Qaeda, ऐसी particular militant organization जो थी, उनसे क्या थे, ये associated थे, and European Union started seeing series of terrorist attack, right? कभी पेरिस, कभी वियना ओपेरा हो, जर्मन ओपेरा वाला हो, जर्मन थिएटर वाला ब्लास्ट हो, लंदन में ब्लास्ट करने की कोशिश की जाने लगी। तो एक एक करके वो जो इवेंट्स थे वो अकर होना चालू हो गए,
एंड उस सबके जो पर्टिकुलर अल्टीमेट थ्रेट थे वो ISIS से जुड़ा रहते, नंबर 1। और कुछ रैम्पेज जैसी घटना भी हुई लास्ट टू लास्ट ईयर। किसी को याद है न्यूजीलैंड में मस्जिद के बाहर गोलाबारी हुई थी, गोलियां चलाई गई थी? वो तुम्हें पता है क्यों चलाई गई थी मस्जिद के बाहर? क्योंकि जिस बंदे के अगेंस्ट चलाई गई थी उस बंदे ने स्वीडन में, राइट, रोड में ट्रक के थ्रू ट्रक चढ़ा के 18 पीपल जो थे उस पर्टिकुलर रैम्पेज में डेथ हो गए थे। उनमें से एक बच्ची भी थी जो आई गेस 13 या 14 साल की थी, जो बोल नहीं सकती थी। तो वो जो पेन था उसके कारण उसने मस्जिद में गोलियां चलाई। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए जहां इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट बनने लगी, राइट। चूंकि आप यूरोपियन यूनियन में हो, यूरोपियन यूनियन में एग्जैक्टली फिजिकल बॉर्डर्स नहीं है, आपका पासपोर्ट सेम है, आपकी ट्रैवलिंग बहुत आसान है, तो वो जो है वो प्रॉब्लमेटिक था। तो इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर रेगुलेशन जो है इनके लिए ये दूसरा रीजन बना। तीसरा रीजन, यूके की अपनी करेंसी बहुत स्ट्रांग थी, राइट। यूके का अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग थे। तो वो नहीं चाहते थे कि अब हम इनके साथ रह के अपने पर्टिकुलर बिजनेस टर्म पे दूसरी चीजों में लेस प्रॉफिट में रहें, राइट। उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था, प्रॉफिट उनको था यूरोपियन यूनियन से बस, बट लेसर अमाउंट में था। तो वो चाहते थे कि अब हमें प्रॉफिट शेयर जो है वो ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए रेफरेंडम कराया गया। जब रेफरेंडम हुआ तो मेजॉरिटी पीपल जो थे उन्होंने इस पर्टिकुलर साइड में वोट किया कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। और अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन 31 जनवरी को अलग हो गया। नाउ जो ये बीच में 2 साल का निगोशिएशन था, वो एक्चुअली इस तरीके से तुम समझ सकते हो उस निगोशिएशन को कि ब्रिटेन ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन में छोड़ना चाहता था कि इन फ्यूचर अगर ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन की जरूरत पड़े, उसे वापस ज्वाइन करने की जरूरत पड़े, तो उसके साथ कोई बैड फीलिंग वाला केस ना हो, है ना। सो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, मैंने इस पेन के साथ बहुत अच्छा बिजनेस किया, अब हम अलग हैं, लेकिन हम ऐसे गुड टर्म पे अलग होना चाहते हैं कि इन फ्यूचर कभी वापस बिजनेस करने की जरूरत पड़े तो बुराई ना हो। That is why it took a lot of time, and finally 2020 31st January becomes Brexit Day. Any doubts? No. ठीक है, फैक्ट फाइल में क्लियर रखो कंट्रीज के नाम, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए यूरोपियन यूनियन में अब, राइट, एंड कब रेफरेंडम हुआ था, कौन सा दिन ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया जब यूरोपियन यूनियन से वो ब्रिटेन जो है वो बाहर हो गया, एंड ऑल दीज थिंग, राइट। सो ये सबका सब जो है ये आप क्या करेंगे इसमें? Okay, Wyman, and how Ireland and Scotland negotiated? Actually, तुम यूनाइटेड किंगडम जानते हो क्या? Okay, यूएसए, यूके ऐसे और यूएसएसआर ऐसे जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें समझ में आता है कि हर एक स्टेट के अपने राइट होते हैं। फेडरलिज्म का शायद वो पीक होता है कि जब एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्टेट्स का, और साथ साथ एक छोटा सा नियम कायदे कानून की किताब जो है वो अंदर के स्टेट्स के लिए भी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएसए, यूएस में लास वेगस वाला जो एरिया है वहां पे प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी जो है लीगल है। ऑन द अदर हाफ जो टेक्सास वाला रीजन है वहां पे होमोसेक्सुअलिटी बैन है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक स्पेसिफिक राइट वाले होते हैं। जब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, देन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन, राइट। और इन चारों के अपने जो है क्या है स्पेसिफिक राइट्स हैं। और ये निगोशिएशन एक्चुअली इसी तरीके से था। जिस साल ब्रेक्जिट के लिए रेफरेंडम हुआ था उसी साल स्कॉटलैंड के लिए भी रेफरेंडम हुआ था, जब स्कॉटलैंड के लोगों को ये पूछा गया था कि आप आजाद देश बनना चाहते हैं या यूके के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो 98% पॉपुलेशन जो है यूके के साथ कंटिन्यू करना चाहती थी, तो स्कॉटलैंड उसी का पार्ट बना रह गया, राइट। सो इनके पास अपने वो हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसके अपने राइट्स हैं, उसने अपनी तरफ से सीधा कहा कि हम नहीं अलग हो सकते, राइट। स्कॉटलैंड भी इसी तरीके से अपने पर्सनल राइट के थ्रू कहता है कि हम बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे यूरोपियन यूनियन टर्म पे। क्लियर है वाइमन?
और उनके डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाना चाहता कि आर्टिकल ये आर्टिकल वो, तुम्हें बहुत सारे जो हैं वो क्या कहना चाहिए आर्टिकल्स और ऐसे लिखे मिल जाएंगे जब आप कोई बड़ा वो पढ़ोगे कोई बड़े राइटर का। एनी डाउट्स बच्चे लोग, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अपने पास अभी डाउट नहीं है, लेट्स टेक 5 मिनट ब्रेक, क्योंकि इसके जस्ट बाद में मार्च वाला जो पार्ट है वो चालू कर दूंगा। राइट, सो 5-7 मिनट्स में अपन वापस मिलते हैं मार्च वाले करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, hi guys, am I audible, visible? ओके, सो मैं ऑडिबल भी हूं, मैं विजिबल भी हूं। Now we are going to start March. Just give me a minute, please. Hello. Okay, sorry. थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। हाँ, सो मार्च के करंट अफेयर्स में आते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स जो है, जो टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे क्या, अर्थ आवर। नाम सुना है इसका, अर्थ आवर का? लाइट बंद करते हैं आप? यस और नो? ओके, सो 2007 से जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, राइट, दिस इज वन ऑफ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन दैट इज फाइटिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी, फाइटिंग फॉर conservation of forest and against global warming, climate change and all those things, right? तो इन्होंने 2007 से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम अवेयरनेस फैलाने के लिए, कि अर्थ के लिए और दूसरी चीजों के लिए क्या क्या अवेयरनेस, कैसे कैसी चीजें होनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नॉन इसेंशियल लाइट्स हैं, जो नॉन इसेंशियल पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। और उसकी स्टाइल जो है, उसकी स्टार्टिंग का जो मेथोडोलॉजी है वो ये है कि जो मार्च का लास्ट सैटरडे होगा, राइट, उसमें ये 8:30 नाइट से 9:30 नाइट तक 1 घंटे के लिए क्या करेंगे, अपने सारे जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उनको क्या कर देंगे, अपन बंद कर देंगे, राइट। और ये स्टार्ट हुआ था 2007 से। आज के टाइम पे ये वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स में से एक है इसके लिए, अवेयरनेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर वाले उसमें, राइट। ये क्लियर हुआ अर्थ आवर क्या है? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? मैसेजेस मुझे 4-5 के ही आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। बाकी लोग क्या सो रहे होते हैं या उनको आता नहीं है समझ में? कम ऑन, अपन ऑफलाइन क्लास जैसा जो है ना वो माहौल बनाना चाहते हैं, जिससे अपन क्या कर पाए, इंटरेक्शन जो है वो बढ़े, राइट। तो थोड़ा सा एक्टिव रहा करें सिद्धेश। राइट, सो अर्थ आवर ये है, एंड कब का इनिशिएटिव है, 2007 से। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ आवर, व्हिच इज द इनिशिएटिव ऑफ WWF, राइट, तो ये आई गेस 60s के टाइम से ही शायद दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव इंस्टीट्यूशंस में से एक है, जो क्या कर रहा है, वाइल्ड लाइफ और नेचर प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, राइट। नाउ बेसिक थिंग इज, जब इस बार अर्थ आवर सेलिब्रेट किया गया था तो WWF की वेबसाइट से जो वो आया था, मैसेज आया था, उसमें सीधे तौर पे यही बात बोली गई थी, राइट, कि everybody shares the power, the sources, the resources, the gifts from nature, so it is everybody's duty to protect that.
some one institution, some few people cannot help for क्या कहना चाहिए, रिकवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेचर जिसको हमने हार्म किया है, राइट? तो उनका ये मैसेज था इस बार का, उन्होंने ये बोला था कि ज्यादा नंबर्स जो है वो जो ज्यादा नंबर्स हैं वो अपन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे अवेयरनेस के बाद लोगों के लिए। ठीक, फैक्ट फाइल में आते हैं। आर्थर कब होता है ये इंपॉर्टेंट है। सेवरल टाइम लास्ट सैटरडे, अलग अलग डेट पे पढ़ सकता है, राइट? सो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च ये याद रखना जरूरी है। 1 घंटे के लिए अपन बंद करते हैं। किसका इनिशिएटिव है? WWF का। कब से स्टार्ट हुआ था? 2007 से। WWF का जो पर्टिकुलर वो है फैक्ट फाइल है, कब कब स्टैब्लिश हुई, कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। Now, Prajal is having a question. South Asia plan of Trump, Feb, क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या? राइट ये थोड़ा सा अपन अगर बात करें ना, तो ये पूरा का पूरा इंडिया विजिट में अपन ने देख लिया था कि काइंड ऑफ जो प्लान इंडिया के लिए है वही जो है वो क्या है, साउथ एशिया के लिए हो। बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया, वी आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, राइट? और इसमें अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही है ये और इंडिया ही है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पीएम केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर फंड। नाम सुना इसका? कब से चालू हुआ? Okay, so what happened? February, actually 31st of December 2019, पहला केस जो है रिकॉग्नाइज किया गया कोविड-19 का, राइट? जनवरी में वो कोविड-19 अप्रोक्सीमेट 30 कंट्री में पहुंच चुका था। फरवरी में वो जो पर्टिकुलर डिजीज थी उसका नॉमेनक्लेचर हुआ और उसे हार्मफुल जो है उसमें लाया गया एपिडेमिक में, और मार्च में वो आते आते किस में आ गया? पेंडेमिक में कन्वर्ट हो गया, राइट? द लार्ज स्केल इफेक्ट जो है वो है उसका, और उसका इफेक्ट इतना ज्यादा अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए है कि परेशानियां ऑलमोस्ट अब हर देश, हर कॉन्टिनेंट को हो रही है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, क्योंकि वहां लोग नहीं रहते, राइट? और इसी पर्टिकुलर ऐसे ही किसी उसके लिए जो इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, रिलीफ फंड वो किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो सिटीजन असिस्टेंस के थ्रू बनाया जाएगा। मतलब जो सिटीजन हैं वो उसमें डोनेट करेंगे, और जो ऐसी इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस होंगी उसमें उसका यूज करके गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी सिचुएशन जो रिलीफ है, रिलीफ सिचुएशंस हैंडल करेगी, राइट? नाउ पीएम केयर से रिलेटेड ना बहुत सारी ऐसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मीडिया में आई, सोशल मीडिया में लोगों ने स्टेटस पोस्ट किए, बहुत सारी चीजें जो बहुत क्रिटिकल थी। जैसे ये ऐसा पर्टिकुलर फंड है जिसमें शायद आरटीआई जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इंडिया में ऑलरेडी एक एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड एस्टेब्लिश हो चुका है। इसकी दूसरे की जरूरत क्या थी? हम उसको भी क्या कर सकते थे? स्ट्रेंथन कर सकते थे फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, राइट? नंबर 3, अगर पीएम केयर जो है अगर वो इस टाइप के उसमें नहीं है जहां पे अपन जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो क्या उसका गलत यूज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। एंड हाँ पता, यस करेक्ट है, राइट? तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए गए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने, बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, बहुत सारे नॉर्मल जो सिटीजन्स थे, उन सब ने इसमें क्या किया? डोनेशन किया। एंड अभी तक इसका हिसाब किताब जो है वो अभी तक बाहर नहीं आया हुआ है, राइट? अच्छा, अब हम जो अगले 3-4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ से, ये सबका सब जो है वो किससे एसोसिएटेड है? कोविड-19 और उससे लड़ाई करने के लिए। हमारे पास कोविड-19 का जो पहला केस है वो फरवरी मिड में आया, ठीक है? फरवरी मिड में, वो भी फॉरेनर्स से आया, कि जो फॉरेन कंट्रीज से आए हुए सिटीजन्स थे उनके थ्रू, राइट? एंड वो वहां से स्टार्टिंग होती है और मार्च आते आते जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे थे। अभी के टाइम पे कहानी ये है 35 to 40,000 डेली केसेस हैं एंड अप्रोक्सीमेट 25-26,000 डेली रिकवरीज हैं। तो इनिशियल स्टेज जो थी, वो इनिशियल स्टेज के जो एक्ट थे उनका ये प्रॉफिट भी है, और जो प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई उसके कारण कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अपन यहाँ से कोविड-19 पूरा स्टार्ट करेंगे, बिकॉज फ्रॉम बीइंग माय साइड आई गेस ये टॉपिक जो है वो तुम्हें डेफिनेटली पूछा जाएगा किसमें? क्लैट के एग्जाम में। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि दुनिया परेशान हो रखी, तुम भी परेशान हो रखे हो। यस और नो?
घर के बाहर नहीं निकल सकते, पानी पूरी खाने नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, कोचिंग क्लासेस सारी चीजें बंद हैं, ऑफिसेस बंद हैं, राइट। एंड अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊं तो नेक्स्ट टॉपिक सीधे तौर पे कहता है लॉकडाउन, राइट। जो इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज का एक कैलकुलेट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से एंड मेडिकल रिसर्चर्स की तरफ से कि 21 डेज में इंक्यूबेशन पीरियड में पता चल जाएगा कैसा क्या है। तो ये इस तरीके से हुआ कि आपने दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, द वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स डायनेमिक कंट्री को 21 डेज के लिए कंप्लीटली बंद कर दिया, राइट। 21 डेज कंप्लीट बंद कर देने का मतलब है हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेप्ट इसेंशियल्स बंद है। दूसरा, ये कंटिन्यू चलने वाला काम था 21 डेज के लिए, जिससे बढ़ाते 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 पूरा अप्रैल एंड आधा मई जो है वो कंज्यूम कर लिया गया था उसके साथ, राइट। सो ये इकलौती इंडिया की कंडीशन है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज। लाइक अगर मैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की बात करूं, नॉर्थ अमेरिका की, और बात करूं किसकी, ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका में यूएस की, बात करूं साउथ अमेरिका में ब्राजील की, तो इन सब ने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस झेले हैं। यूरोपियन यूनियन में अगर मैं बात करूं इटली की, यूके की एंड जर्मनी की, फ्रांस की, जो वन ऑफ द डेवलप्ड सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, उन्होंने भी झेले हैं। सो दैट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फ्रॉम माय साइड ये डेफिनेटली तुम्हें आना, ठीक। अब जब इसको आना है तुम्हारे एग्जाम में क्लैट के, दैट क्लियरली मींस कि आपको इसके बारे में ऑथेंटिक फैक्ट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, राइट। वो फैक्ट्स नहीं जो न्यूज, जो पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं, न्यूज चैनल्स जो हैं, जी न्यूज, एनडीटीवी जैसी बाहर करते हैं, राइट। उनका जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है वो इस चीज में है कि उनकी टीआरपी कैसी रहे। अपना कंसंट्रेशन इस चीज में कि अपने पास फैक्ट फाइल इतनी होनी चाहिए कि अगर अपने एग्जाम में आता है तो एग्जाम में हमें ये चीज क्लियर है कि हम इससे एक भी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इसका जिसको हम क्या करेंगे, छोड़ के आएंगे। नाउ कहानी कैसे स्टार्ट होती है, चाइना में एक पर्टिकुलर प्रोविंस है जिसका नाम है वुहान। नाउ वुहान इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सी फूड मार्केट, नंबर 1। नंबर 2, वुहान इज अ हब फॉर वायरोलॉजी। यस, वहां पे दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट, क्या कहना चाहिए, इन द वर्ल्ड वायरल लैब जो है, वायरस वाली जो वायरोलॉजी जो होती है, वायरस पे स्टडी के लिए लैब अवेलेबल है, ठीक। वहां पे ऐसा पहला केस आया जिसमें एक नए टाइप के वायरल इन्फेक्शन के थ्रू लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, जो ऑक्सीजन कंज्यूम करने की कैपेसिटी थी, जो लंग कैपेसिटी थी, वो वीक हो रही थी, राइट। अब ये एक एक करके जो पर्टिकुलर बीमारी है वो बाहर आई, और इसके बारे में सबसे पहले एक डॉक्टर, एक चाइनीज डॉक्टर ने क्या दिया था, इंफॉर्मेशन दी थी कि ये एक वायरल डिजीज है जो कैसी है, जो एक बंदे से दूसरे बंदे को जा सकती है, राइट, थ्रू एयर, थ्रू ड्रॉपलेट्स। अगर आप उसके पास में हो, उसके क्लोज कांटेक्ट में हो, तो देयर आर चांसेस कि इन्फेक्टेड पर्सन विल इन्फेक्ट यू आल्सो, राइट। और उस डॉक्टर की जो डेथ है वो भी कोविड-19 से हुई, राइट। कितने लोगों को उस डॉक्टर का नाम पता है, जल्दी बताओ। मैं तुम्हें क्लैट का क्वेश्चन लीक करके दे रहा हूं, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब आई गेस ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि शायद ये क्वेश्चन आना है, बिकॉज जब मार्च मिड का टाइम आया, जब अमेरिका एंड अदर कंट्रीज वर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम, स्पेशली इटली, यूके वगैरह, तब उस डॉक्टर की बात वापस आई थी, एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ भी किससे हुई, कोविड-19 से, राइट। ठीक है। सो एक दो लोगों को पता है, दैट्स ओके। जिनको नहीं पता उनके लिए होमवर्क है, उस डॉक्टर का नाम आप ढूंढेंगे, राइट, और ये पता करेंगे कि उसने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे। बहुत सारी अपने पास न्यूज वेबसाइट जो है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब में इसके बारे में आया हुआ है, राइट। सो वहां से कहानी स्टार्ट हुई। उसने सबसे पहले विसल ब्लोअर के काम किया। उसने बोला कि भाई साहब, एक पेंडेमिक, एपिडेमिक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर हमने इसको नहीं रोका तो, ठीक। मिड मार्च आते आते दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका था, ओके। एंड जैसे ही कहानी आगे बढ़ी तो आपने 21 डेज का, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंक्यूबेशन पीरियड जो था उसको कैलकुलेट किया, और 21 डेज यानी 3 हफ्ते का टाइम लेके हमने क्या किया, सबसे पहले लॉकडाउन किया।
लॉकडाउन करने के पीछे रीजन ये था कि लोग घरों में रहेंगे तो जो उनका इन्फेक्शन है वो बाहर नहीं जाएगा, एंड उनके जो भी सिम्टम्स हैं उसके थ्रू हम इनको क्या कर पाएंगे, इलाज दे पाएंगे। दूसरा, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के पास 21 डेज में अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज थी उनको वापस एनहांस करने, उनको अपडेट करने का भी टाइम होता। किस चीज के लिए? कोविड-19 अगर पेंडेमिक फॉर्म में जाती और उसके बाद वो अगर किस फॉर्म में जाती, सोशल ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिसको तुम बोलते हो, उसमें जाती, तो उनके पास टाइम भी था और ये लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया था। नाउ द बेसिक थिंग इज कि अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं और रिकवरीज की बात करूं, तो मैंने बताया था वन ऑफ माय फ्रेंड, राइट, अनिली उड़ीसा, उसका थर्सडे को अगर टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो नेक्स्ट थर्सडे वो डिस्चार्ज होके कहाँ आ गई थी? घर आ गई थी, राइट। सो हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी का केस अच्छा है, एंड गवर्नमेंट ने अनडाउटली एक एक्सेप्शनल वर्क किया है जो रिक्वायर्ड इसेंशियल्स हैं। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। जिस रिक्वायर्ड इसेंशियल्स में तुम्हें चाहिए क्या? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, जिसमें तुम्हें मास्क चाहिए, जिसमें तुम्हें सैनिटाइजर्स चाहिए, जिसमें तुम्हें सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग, राइट। तो ये जो था, ये स्पेसिफिक 21 डेज शायद प्रिपरेशन पीरियड के हिसाब से सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कराया, राइट। एंड वो हमारी प्रिपरेशन पीरियड मेडिकल सर्विसेज के लिए भी हो सकती थी, और साथ साथ इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हम नंबर ऑफ केसेस को कंट्रोल कर सकते थे। फिर जैसे ही मई मिड के बाद से ये लॉकडाउन अनलॉकडाउन में कन्वर्ट हुआ, राइट। अपन ने यही बोला था ना कि अनलॉक होने वाली है कंट्री। सो इमेजिन करो कि सरकार की गलती यहां पे है या नहीं है। अगर इतना दिन का, आई मीन मार्च 23 से अगर देखा जाए, तब से लेके और मई मिड तक, दैट ऑलमोस्ट 2 मंथ, 60 डेज अगर देश बंद है, राइट, 60 डेज में आपको बोला जा रहा है कि आप घर में रहें, इसेंशियल होने पे ही बाहर जाएं, और तब भी अगर ये पेंडेमिक जो है आज के टाइम पे डेली 35-40,000 केसेस दे रही है इंडिया में, तो इसमें गलती किसकी है? गवर्नमेंट की या लोगों की? एक्चुअली लोगों की है, राइट। मुझे ये चीज समझ में आती है कि ऐसा क्यों होना चाहिए था। द थिंग इज कि जब हमारे पास अच्छा, दोनों की इस तरीके से है कि गवर्नमेंट के पास कभी, मैं तुम्हें बता दूं, हमारे सरकार की गलती क्या, अच्छा ये अभी के सरकार की नहीं, ये जो पिछले 75 ईयर्स की गवर्नमेंट है ना, उसकी गलती है कि उन्होंने कभी इस तरीके की सिचुएशन के लिए कोई तैयारी की ही नहीं। आई मीन थिंक अबाउट इट कि 21 डेज का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद एक एक करके जो पीसेंट वर्किंग कैटेगरी थी ना, जो वर्कर्स थे, जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आए थे या एक जगह से दूसरी जगह जाके काम कर रहे थे, उनके पास काम नहीं था, जो डेली बेसिस वाले वर्कर थे। दूसरा, उनके पास, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये कर पाता कि इवन अगर उनके पास जॉब नहीं है तब भी उन्हें अगले 1 महीने 2 महीने तक के लिए खाना पीना प्रॉपर करवा पाता। तो ये आज की नहीं, ये पुराने गवर्नमेंट से लेके अब तक की सरकार की गलतियां हैं, जिसका खामियाजा अब लोग भी भुगत रहे हैं। ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास डेथ हो चुकी है हमारे देश में कोविड-19 से, एंड आई गेस नियर बाय 12 लाख केसेस जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें से 7.25 जो है रिकवर्ड हैं, बाकी एक्टिव है, राइट। ओके, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमारे पास, अच्छा, आर्या हैज अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। पहले गवर्नमेंट को पता थोड़ी था, चलो पहले गवर्नमेंट को पता नहीं था, लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास एनडीआरएफ नहीं था? मैं सिर्फ तुम्हें लॉजिक्स दे रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे किसी को जज करने नहीं बैठा हूँ। मतलब मैं अगर अभी किसी एक स्पेसिफिक लीडर को क्रिटिसाइज करूंगा तो फिर वो वही हो जाएगा। खैर, पॉइंट पे आते हैं। गवर्नमेंट के पास, अच्छा अभी के नहीं, मैं पिछली गवर्नमेंट्स को भी ये कह रहा हूँ कि एनडीआरएफ होने के बाद भी कभी इन चीजों के लिए तैयारी नहीं की। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन जो इंडियन सिस्टम सोसाइटी में है ना, ये बहुत ही गंदा है। I mean, if somebody is saying कि social distancing is essential, तो मौका मिलते ही अनलॉकडाउन में पहली फुर्सत में जनता घूमने निकल गई, मार्केट्स में, मॉल्स में, यहाँ वहां। ऑल वी कैन डू कि हम उस चीज को थोड़ा और लंबे तक फॉलो करते हैं। 21 डेज में शायद वो चेन ब्रेक हो जानी चाहिए थी, राइट। सो वो लॉकडाउन उनकी प्रिपरेशन का भी पार्ट था, सरकार की आगे आने वाले उसकी, और इस दौरान रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हो सकता था, जो इनहांसमेंट हो सकते थे इसेंशियल्स में, उसका टाइम था। एंड फिर
उस पर्टिकुलर लॉकडाउन को और उस पर्टिकुलर सोशल डिस्टेंसिंग को, उस इनिशिएटिव को कि किस तरीके से दूरी बना के रखना है, किस तरीके से वो कंटामिनेशंस जो हैं वो कम करने हैं, किस तरीके से बल्क में जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो कम करनी है, राइट। तो ये जो चीजें हैं इसके लिए फिर नए इनिशिएटिव्स लिए गए, फिर सेलिब्रिटीज जो थे उनको बुलाया गया, फिर इंडियन आर्मी को भी बुलाया गया। सिद्धेश इज हैविंग अ गुड पॉइंट। सर थाली बजाने के लिए रैली निकाल रहे थे लोग। ट्रस्ट मी, मैं जिस सिटी में था उस टाइम पे, जिसमें हूँ इंदौर में, सिर्फ जनता कर्फ्यू सेलिब्रेट करने के लिए लोग जो मेन गैदरिंग पॉइंट है जिसको राजवाड़ा बुलाते हैं वहां चले गए थे। सो लैक ऑफ एजुकेशन वन ऑफ द रीजन। एंड मैं ये तुम्हें पूरा का पूरा ना द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ, उसको डिस्कस कर रहा हूँ, जो उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं उसको अगर फॉलो किए जाते तो शायद हम इस बड़ी प्रॉब्लम में नहीं होते। नाउ कोविड-19, लॉकडाउन, राइट। लॉकडाउन के बाद इनिशिएटिव सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने का, सैनिटाइजर का, मास्क पहनने का, घर से बाहर ना निकलने का, एंड देयर आर सीरीज ऑफ थिंग जो सोशल मीडिया में आए जिसके थ्रू हम घर में क्या क्या कर सकते थे, ये सारी चीजें भी। उन्हीं में से एक था ऑपरेशन नमस्ते फ्रॉम इंडियन आर्मी, राइट। इन्होंने कोविड-19 कैंपेन को ऑपरेशन नमस्ते से क्या किया, स्टार्ट किया। सोल्जर्स को स्ट्रिक्टली एडवाइस किया गया कि लॉकडाउन के रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करेंगे, अपनी फैमिलीज को फॉलो करने के लिए बोलेंगे इफ यू आर इन एक्टिव ड्यूटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी इनकी टेक्निकल यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आर्मी की, उनको सीधे तौर पे काम दिया गया कि अब हम वो चीजें बनाएंगे जो ऐसी सिचुएशन के लिए इसेंशियल है, राइट। जैसे वेंटिलेटर्स हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप ऑक्सीजन कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी कम हो जाती है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देना चाहिए था, राइट। दूसरा, उन्होंने जो भी पीपी किट्स हैं, मास्क वगैरह हैं, जो भी फैसिलिटीज क्वारंटाइन के लिए हो सकती हैं, ऑपरेशन नमस्ते के अंडर इंडियन आर्मी ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, राइट। एंड इन्होंने काफी हद तक वो किया, क्या कहना चाहिए, सक्सेस भी रहे। गवर्नमेंट की जो पर्टिकुलर इंडियन आर्मी की जो पर्टिकुलर फैसिलिटीज हैं, दे आर स्टिल एक्टिव, right, and they are still providing quarantine and other situation, other facilities to the patients, right. Number 3, इन्होंने जो बाहर लोग थे, right, जो कोरोना वायरस अफेक्टेड कंट्रीज में थे, उनको भी क्या किया, वहां से इवैक्यूएट किया या वहां से उनको बुला के अपने देश में लेके आए, right. That was Operation Namaste, a very important topic in COVID. Prajwal has, okay, Atharva has a question: were other countries prepared? No, but other countries were at least having proper education, ये social distancing follow, okay, they have their controlled, क्या कहना चाहिए, they have controlled it. I mean, if you'll go to China, if you'll go through Italy or Britain or especially Germany, Japan, South Korea, I have tons of examples जिन्होंने ये चीज की है। साउथ कोरिया, जब उनके यहाँ केसेस बढ़े, दे स्टार्टेड बल्क टेस्टिंग विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन, एंड उन्होंने बल्क टेस्टिंग में ये चीजें करना चालू कर दी, तुरंत के तुरंत लोगों को पकड़ भी लिया। इन कंट्रीज के पास एक बेनिफिट ये भी है बच्चे लोग कि इनकी पॉपुलेशन कम है, राइट, एग्जैक्टली। तो इनकी बल्क टेस्टिंग हो सकती है। जापान ने भी यही किया, सिंगापुर ने भी यही किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने भी यही किया, एंड इटली, जो कि शायद ऐसा लग रहा था कि इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में शायद बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होने वाला है, उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग एंड बाकी चीजों को फॉलो करके उसे क्या कर लिया, कंट्रोल किया। इंडिया में द ओनली थिंग जिसके कारण ये शायद कंट्रोल नहीं, इवन हैविंग अ गुड इम्यूनिटी, वो ये थी कि दैट वाज काइंड ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। स्टिल पीपल डोंट फॉलो दैट पर्टिकुलर सोशल डिस्टेंसिंग रूल, राइट। सो ये जो था ऑपरेशन नमस्ते था, इनिशिएटिव्स था, इनिशिएटिव में से एक था जो लिया गया था। I have some doubts here, Avanti, but what is the fault of the government here? Government ने लोगों को प्रिपेयर नहीं कराया बेटा, पढ़ाई नहीं करवाई। I mean, if I'll say ना, I know, I mean, अगर मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने का, एंड मैंने आई गेस लास्ट टू लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि बाहर नहीं जाना जब तक जरूरी नहीं हो, बिकॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट इन्फेक्टेड, याद है, राइट। तो इफ आई एम टीचिंग 1000 पीपल, इफ आई एम इंटरेक्टिंग 1000 पीपल थ्रू ऑनलाइन, और उनमें से इन लोगों ने फॉलो किया, उनमें से एक को हुआ, इट्स अ गुड थिंग कि चलो भले उसको हुआ बट बाकी लोगों ने वो चीजें नहीं की, राइट। नंबर 1, नंबर 2,
एक और डाउट आया है, एक तो एक साथ तुम सबके सब क्या कर देते हो, मैसेज डाल देते हो। ठीक है, अवधि का डाउट हो गया, गवर्नमेंट का फॉल्ट कि लोगों का फॉल्ट। आर्या, द पीपल हु केम फ्रॉम फॉरेन कंट्री शुड नॉट बी अलाउड टू कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट। हमारे पास टेस्टिंग वो नहीं थी आर्या, मैं तुम्हें ये नहीं बोलना चाहता कि मैं गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट पीपी किट, मास्क वगैरह, इवन आफ्टर हैविंग फर्स्ट केस इन मिड February, इनका जो एक्सपोर्ट था, राइट, वो ऑलमोस्ट 15 मार्च तक चलता रहा था, जबकि हमें जरूरत होनी थी उस टाइम पे। क्लियर? सो या देयर आर सर्टेन थिंग्स जो तुम्हें समझने की जरूरत है। Many people took it very lightly, very good, right? Should have been treated in the airport. And there are a lot of people जिनको ये लगता था कि 14 days क्वारंटाइन के कारण ना उनको ऐसा कल्पित देखा जाएगा, तो उन्होंने, अगर उनको फीवर भी था, सिम्टम्स भी था, तो देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस जिसमें उन्होंने पैरासीटामोल या दूसरी चीजें खा के अपना फीवर माइल्ड कर लिया, और जो थर्मल स्कैनिंग होती है उसमें पकड़े नहीं गए। ठीक, सो वो एक लोगों का दूसरा फॉल्ट है। शुड देयर हैव बीन अ मॉक ड्रिल? इंडिया अभी मॉक ड्रिल्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। सर व्हाट अबाउट अमेरिका? अब अमेरिका में आ जाते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में कुछ ज्यादा ही फ्रीडम है, राइट? यस, जब अगर तुमने नहीं पढ़ा, गेस कभी मौका मिला तो आई शेयर अ लिंक इन यूट्यूब, जहां पे लोग इस चीज के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, राइट? मेरी एक दोस्त है, वो इंडिया एक सरपंच हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था मुझसे। वहां पे लोग इस चीज के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ लॉ मेकर्स कि वी आर फ्री पीपल और हम मास्क अपनी मर्जी से पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। You cannot impose a law for compulsion of mask. So that was the fault of America, right? The basic thing is कि अमेरिका, इटली जैसी कंट्रीज ये हेल्थ सर्विसेज में काफी आगे, राइट? अपने लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब हेल्थ फैसिलिटीज तुरंत मिलती हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको डेवलप होने में प्रॉब्लम होती है। आज के टाइम पे सर्दी होती है तो 90% इंडिया को दवाई खाने की जरूरत नहीं होती, बट जब वहां सर्दी होती है तो पीपल स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन, तो डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन रादर देन योर ओन इम्यूनिटी सिस्टम, राइट, ये उनके लिए हार्मफुल था। एनी अदर डाउट्स? कम ऑन, बी फ्रैंक, क्योंकि ये टॉपिक इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इसके बाद मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। ठीक है, चलो, यहां तक लॉकडाउन था, इनिशिएटिव्स थे। अब इस लॉकडाउन का हमें इकोनॉमिकली और कितना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आया उस पे आते हैं। There were several unicorn companies, there were several जो Fortune 500 होती हैं जिनको लॉस हुआ अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में भी हुआ, और उसका फायदा सबसे पहले उठाया चाइना ने। आई गेस दिस वाज अप्रैल, मतलब मैं मार्च में तुम्हें डिस्कस करके दे रहा हूँ, दिस वाज अप्रैल, जब इंडिया ने अपना जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, राइट, जो एफडीआई के लॉस थे उसमें चेंजेस किए। उसमें चेंजेस ऐसे किए कि उन्होंने अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चालू कर दी थी अपनी पड़ोसी देशों के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, राइट? अब फॉर एग्जांपल चाइना जैसे ही उन्होंने एचडीएफसी बैंक्स में मेजॉरिटी ऑफ, यस पेजुअल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पेजुअल पढ़ रहा करंट अफेयर्स, आई अप्रिशिएट, राइट? सो एचडीएफसी जैसे उन्होंने शेयर्स लिए डायरेक्टली, तो इंडिया को लगा कि अगर ऐसी ही यूनिकॉर्न कंपनीज एंड ग्लोबल कंपनीज को इनने ज्यादा अमाउंट ऑफ शेयर लिए तो इंडियन शेयर जो है कम नहीं हो जाए, तो उन्होंने एक क्या लगाया, फिल्टर लगाया कि अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चाइना से कोई एफडीआई आ रहा है तो वो एफडीआई पहले गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, तब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा, कंपनीज में जाएगा। सो दैट वो जो क्या कहना चाहिए, ओनरशिप वाली बात है ना, ओनरशिप वाली बात चेंज नहीं हुई। सो ये एक दूसरा बैड एस्पेक्ट है जिसके कारण चाइना को एक्यूज किया गया कि अब आप फाइनेंशियल कंडीशन का फायदा उठा रहे हो दूसरों की, राइट? एंड उसके बाद जब ये कंट्रोल्ड वे में दिखने लगा, जब वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं दिख रहा था, तो फाइनली मई मिड से हमने क्या चालू किया, अनलॉकडाउन चालू किया।
राइट, विच इज स्टिल कंटिन्यू। इमेजिन करो कि 2.5 महीने के आसपास, 3 महीने के आसपास बाद, 120 डेज के बाद वो अनलॉक अभी भी है, और अभी भी देयर आर सर्टेन थिंग जो हमें फॉलो करने की जरूरत है। तो उस सिचुएशन को, उस सिचुएशन की क्रिटिकलिटी, उस पेंडेमिक की ग्रेविटी समझें, कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर लॉस को प्रॉपरली फॉलो करें, ऐसा नहीं हो कि दिक्कत बढ़ जाए। Why एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है ना, उसका ऑलमोस्ट हर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट होता है, बट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने ये चीज करी थी। एनी अदर डाउट्स? चलो जल्दी जल्दी रैपिड फायर खेलने की कोशिश करते हैं। किस कंट्री को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया कोविड-19 ने? यूएसए, यस और नो? दूसरे नंबर पे कौन है फिलहाल? ब्राजील, ब्राजील है ना। थर्ड नंबर पे कौन है? इंडिया, नंबर ऑफ केसेस के मामले में। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज में भी सबसे ज्यादा कौन है? यूएसए, राइट। इंडिया में कौन सा स्टेट ऐसा था जो कोविड फ्री बना पहला? केरला नहीं, शिता स्टिल एक्टिव केसेस हैं। एक्चुअली केरला की जो मॉडल था, दो मॉडल पूरे देश ने, पूरे स्टेट्स ने अलग अलग इंडिया में एक्सेप्ट किए। एक मॉडल भीलवाड़ा था, राइट, भीलवाड़ा इज अ प्लेस इन राजस्थान, एंड दूसरा मॉडल केरला मॉडल था। ठीक, तो जो स्कैनिंग का काम था, थर्मल स्कैनिंग का काम था, कि उसके थ्रू लोगों को क्वारंटाइन करना है, ट्रैवलिंग बंद करवाना है, और गाइडलाइंस जो थी वो मेजोरिटी केरला गवर्नमेंट से वो की गई। बट जो लॉकडाउन मॉडल था, जिसके थ्रू लोगों की इसेंशियल सर्विसेज ब्लॉक ना करने का डिसीजन लिया गया, ये भीलवाड़ा मॉडल से हुआ। देयर वाज दिस टाइम इन मार्च, मिड जस्ट बिफोर दी क्या कहना चाहिए, लॉकडाउन स्टार्टेड, जब एक न्यूज़पेपर द रॉयटर्स ने भीलवाड़ा को इंडिया का इटली बता दिया था। दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज इटली, क्योंकि इटली के नंबर ऑफ केसेस तो तुम देख ही रहे थे। बट वहां के जो कलेक्टर थे, I'm missing the name actually, that guy, he came and the pandemic started and he took the steps जिसके थ्रू उन्होंने सीरीज में सरकार के पहले ही लॉकडाउन कर दिया था, राइट, स्क्रीनिंग, कंटेमिनेशन जोन और ये सारी चीजें डिफाइन कर दी थी। एंड अल्टीमेटली हर एक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन था, या नगर पालिका, नगर निगम को जो गाइडलाइंस दिए गए थे, एक्चुअली हरेंद्र कुमार अवंती, गुड 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 बेटा, राइट, तो उन्होंने उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लॉकडाउन और अनलॉकडाउन का प्रोसेस किया था, राइट। मनीष सिंह जो इंदौर के कलेक्टर थे, वो उनके खास दोस्त थे, और मनीष सिंह ने हमारी इंदौर का जो पर्टिकुलर साफ सफाई का नगर निगम का काम था, राइट, उसको पूरा यूज किया। मैंने तुम्हें बताया भी था कि घर घर सब्जियां और खाने पीने की चीजें पहुंच जाती थी, रिमेंबर, राइट। सो दैट इज समथिंग जो तुम्हें दोनों चीजें याद रखना। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट गिव मी अ मिनट, राजेंद्र भट्ट, हरेंद्र कुमार में से कौन थे? जस्ट एक मिनट, मैं पोर्टल खोल देता हूँ। इट्स राजेंद्र भट्ट एक्चुअली, राइट, नॉट हरेंद्र कुमार। आई गेस हरेंद्र कुमार इज एसपी, है ना। हरेंद्र कुमार इज द एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड कलेक्टर जो थे वो राजेंद्र भट्ट थे। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेना। अगर तुमने लिख लिया था हरेंद्र कुमार का, तो हरेंद्र कुमार का नाम मत लिखना। उसके मतलब जो कलेक्टर थे वो कौन थे? राजेंद्र भट्ट थे। ठीक, सो ये हो गए अपने फैक्ट फाइल। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑफ सिक्किम,
प्रज्वल, रिकवरी रेट नागपुर का सबसे ज्यादा है सर ऑल इंडिया। आई मीन अभी जो रिसेंट न्यूज़ हैं उसमें दिल्ली को हम भूल रहे हैं। प्रज्वल, आई चेक, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली के आसपास का रीजन जो है, नागपुर का अगर है एज अ डिस्ट्रिक्ट तो इट्स अ गुड थिंग, मैं चेक करके तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑफ सिक्किम। ओके, सिक्किम दार्जिलिंग हिमालय का नाम सुना है? एक्चुअली हिमालय को जब हम क्या कहना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट बाइफरगेट करते हैं ना, तो हमें सबसे पहला पार्ट मिलता है कश्मीर हिमालय, जिसे नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन कहते हैं। दूसरा मिलता है हिमाचल उत्तरांचल हिमालय। थर्ड इज सिक्किम दार्जिलिंग। फोर्थ इज अरुणाचल हिमालय एंड द लास्ट वन इज नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बाद जो हिमालय है उसकी जो बेंड है वो साउथ की तरफ हो जाती है ना। Sikkim Darjeeling Himalaya is a very important part of Indian economy as well as the biodiversity, right? Because this is the place जहां इंडिया सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन करता है और इंडिया टी का सबसे बड़ा कंजम्पशन और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आफ्टर नॉर्दर्न पार्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वो टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा वो रहती है, राइट, इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो रिसेंटली, अच्छा मजे की बात ये है कि कभी सिक्किम का जो ग्लेशियर रीजन है, राइट, जैसे काजीरंगा बोल रहा हूँ, सॉरी, कंचनजंगा वाला जो पार्ट है उसके पैरेलल जो हिमालयन रीजन है वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, राइट, और इनको कभी प्रॉपरली स्टडी वाले पार्ट के अंदर नहीं लाया गया कि उनकी स्टडी करके उनके बारे में बताया जा सके कि किस रेट में फॉर्मेशन है, कि वो डिक्लाइन में है, दूसरी चीजों में हो। तो रिसेंटली जो वाइडा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, उसने ऑलमोस्ट क्या कहना चाहिए 25 इयर्स का, 1991 से 2015 तक का जो हिमालयन ग्लेशियल रीजन है वहां पे क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्ट करने के बाद ये पहली हिमालयन ग्लेशियल रीजन की थॉरली स्टडी दी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज के थ्रू इफेक्ट में आए हैं, राइट। और अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो यही आया है कि जिस रेट से वो मेल्ट हो रहे हैं, जिस रेट से वो श्रिंक हो रहे हैं, कमिंग ईयर्स में हो सकता है जो सिक्किम ग्लेशियर रीजन है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब थॉरली उस चीज की स्टडी हुई है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? ओके, प्रथा, वेरी गुड। उदित, नो। स्तुति गुड, श्रुति गुड, वाइमन गुड। याद करो मिसलिनियस में अपन ने इस चीज पे बात की थी, K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो क्या हुआ, K2 ऑफिशियल है हमारा। कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट पीक है। और अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो कंचनजंगा आता है। दिस इज शेयर्ड बिटवीन सिक्किम एंड नेपाल रीजन। एक और क्वेश्चन आता है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंप्लीटली लाइज विद इन इंडिया, राइट, दैट इज नंदा देवी, राइट, नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी वैली। अवंती, melting of glacier can activate other dormant viruses. Actually, climate change is doing that already. तुम्हें क्या लग रहा है कि why there are new species, new threads of viruses, new threads of bacteria, new diseases in modern time? I mean, if you'll think, 80s के पहले HIV/AIDS कोई नहीं जानता था, राइट, लेकिन वो वायरस तो अवेलेबल था, वो जो डीएनए आरएनए जो प्रोटीन है वो तो अवेलेबल था ही ना, राइट। सो हुआ क्या, हुआ ये कि जब उसे सूटेबल एनवायरनमेंट मिल गया तो वो एक्टिवेट हो गया। अगर वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो वो एक्टिवेट नहीं होता। बात क्लियर हुई, राइट। सो या दिस कैन बी रिलेवेंट, डेफिनेटली रिलेवेंट। सो ये क्लियर हुआ कि सिक्किम ग्लेशियर रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, सिक्किम हिमालयन रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, और स्टडी किस तरीके से कंडक्ट हुई, क्या इंपॉर्टेंस है स्टडी का, जल्दी बताओ।
चलो फैक्ट फाइल में आते हैं। कितने सालों की स्टडी है, कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा है, रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, ये सारी चीजें फैक्ट फाइल में होनी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक कहाँ हो रहा है? टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में, वेरी गुड। हाँ, इस साल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या टेनिस के जो पर्टिकुलर 4 ग्रैंड स्लैम्स है, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब हो रहे हैं क्या? राइट, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट जो कोविड-19 के थ्रू क्या हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं। अपना आईपीएल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अपना टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। राइट, उम्मीद है, राइट, बट मेरी तरफ से मोस्ट प्रॉब्ली जहां मैं जानता हूं नहीं होगा। आई मीन आईपीएल is not a cricket game. IPL is a kind of earning source for BCCI, और अर्निंग तब होगी जब लोग आ पाएंगे। अगर लोग आ ही नहीं पाएंगे तो अर्निंग नहीं होगी। तो वो डेफिनेटली ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे इस साल जिसके थ्रू उनको लॉस हो, है ना? राइट, कहीं पे भी प्रेजल हो सकता है। यूएई में हो, 2 दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी कि आईपीएल को यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके पहले साउथ अफ्रीका की बात हो रही थी, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया की। द थिंग इज कि ये कंट्री अपने यहाँ कंडक्ट कराने के पहले ये चीज सोचेंगे कि अगर बाहर से देखने के लिए लोग आए, राइट, या कंट्रीज के लिए खेलने के लिए, टीम के खेलने के लिए क्रिकेटर्स आए, उनमें से कोई हुआ तो ये पेंडेमिक जो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ हो सकता है शायद फिर से पहले। दे डोंट वांट दैट एक्चुअली। तो होगा नहीं होगा ये दूसरी चीजें हैं, राइट। तुम्हें पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब ओलंपिक जो है वो पोस्टपोन हुए हैं या कैंसिल टाइप में हुए हैं। यू नो दिस, राइट? 1940 एंड 1944, आई मीन 39 से तो वर्ल्ड वॉर ही चालू था। ये 2 ओलंपिक्स थे जो कैंसिल हुए थे ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2, राइट। एंड अगर मैं कहानी बताऊं किसकी, 36 ओलंपिक, 36 में दैट ओलंपिक वाज इन जर्मनी इटसेल्फ, राइट। हाँ, दिस वाज इन जर्मनी एक्चुअली। और जब कैंसिल हुआ था शायद तब भी जापान वाज सपोज टू होस्ट दैट इवेंट, एंड जापान वाज द फर्स्ट एशियन कंट्री जिसको ये अथॉरिटी मिली थी कि आप ओलंपिक होस्ट कर सकते हो। ठीक, मॉडर्न ओलंपिक कब से चालू हुआ? Anyone are waiting for answer? ठीक है, सो 1896 ऑब्वियसली, है ना, ये वापस स्टार्ट हुआ मॉडर्न ओलंपिक, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब डिले हुआ। सो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट, नो नो नो, ये एक ही होता पड़ता है ना। सो जब अपन इसकी बात करते हैं, टोक्यो के अलावा जो ग्रैंड स्लैम से टेनिस के वो पोस्टपोन हुए हैं, फुटबॉल लीग्स जो हैं वो पोस्टपोन हुई हैं, क्रिकेट इवेंट्स, स्पोर्ट्स मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो क्या हुए हैं, डिले हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं। ठीक, ये सारी चीजें तो अपने उसमें नोट कर लेना। जब आप बात करेंगे ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक को पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया गया किसके थ्रू? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कब बनी, हेडक्वार्टर कहाँ है, करंट हेड कौन है, ये बहुत जरूरी है। ठीक, और होना है तो अब नेक्स्ट ईयर होना है, इस साल होना है, इस क्या प्रपोजल रखा गया, ये सारी चीजें आप किस में रखेंगे? अपने फैक्ट फाइल में रखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। शहीद दिवस, ओके, 23 मार्च, दैट मींस किसके शहीद होने का दिन था ये? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, right. These were the gem in revolutionary movement in freedom fighter of India, freedom fighting of India, right? Clear?
राइट। अच्छा, दो तीन चीजें ध्यान रखना। जो मार्टर्स डे है जनवरी 30, वो महात्मा गांधी का है, जब उन्हें असैसिनेट किया गया था। शहीद दिवस, राइट, ये भगत सिंह के नाम पे है क्योंकि उन्हें शहीद आजम बुलाया जाता था। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ये उनके लिए, उनके पास दो केसेस उनके ऊपर थे। एक तो सैंडर्स मर्डर केस था, दूसरा जो था वो असेंबली बॉम्ब केस था, राइट। इन दोनों के चलते राजगुरु सुखदेव एंड भगत सिंह को क्या मिला था? फांसी की सजा मिली थी, जिससे 23 मार्च में 23 मार्च को उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था लाहौर जेल में, राइट। कितने लोगों ने भगत सिंह का वो आर्टिकल पढ़ा है, व्हाई एम आई अथीस्ट? ठीक है, आज का रीडिंग रिकमेंडेशन लिख लो। आई गेस ज्यादा बड़ा नहीं है आर्टिकल, इट विल टेक हाफ एन आवर, बट हाफ एन आवर में वो तुम्हारे दिमाग की बैंड बजा देंगे। बहुत सारी चीजें तुम्हें रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की मिलेंगी, बहुत सारी रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज की भी होंगी। सो लिख लो, भगत सिंह का आर्टिकल है व्हाई एम आई एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, राइट। इसने दिमाग की बैंड बजा दी थी मेरी जब मैंने पहली बार पढ़ी थी। आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज। लिख लिया, राइट। जब आप ये पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा तुम्हें। फैक्ट फाइल क्लियर रखना। शहीद दिवस, दैट मीन्स भगत सिंह। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर्स डे, वी आर टॉकिंग अबाउट गांधी जी। 23 मार्च, क्यों? क्योंकि इनको फांसी दी गई थी, इनका जो भी आइडियोलॉजीज एंड दूसरी चीजें थी, ये आप क्लियर रख लेंगे। यूएस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अरे जरा सा पॉइंट पे आते हैं। अपन ने बात की थी, आई गेस मैं वापस तुम्हें रिपीट कर रहा हूं, जो मार्च 20 है, दैट इज डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे फ्रॉम 2012। और जो SDSN है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ दी, क्या कहना चाहिए, सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने 2020 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली। और हमने 2019 से 2020 में आते आते हम 4 स्टेज नीचे आके इंडिया कहां पहुंच गई है? 144 रैंक में आउट ऑफ 195। ये क्लियर है। फिर अपन हैप्पीनेस रिपोर्ट में आते हैं। राइट, चलो जरा मुझे बताओ, हम हैप्पीनेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? I mean, happiness is kind of non-tangible stuff ना। मतलब मैं खुश हूं और मैं कितनी देर तक खुश हूं, फिर किसी चीज के लिए दुखी हो सकता हूं, ये बहुत अलग चीज है, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ अवंती, वेरी गुड, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, राइट। तो जो SDSN नेटवर्क, जो पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है, उन्होंने कुछ फिक्स क्राइटेरियाज बनाए, जिसमें सबसे पहली चीज थी इंडिपेंडेंस, जिसमें वैचारिक स्वतंत्रता थी, जिसमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी अपनी आइडियोलॉजी चूज करने के लिए, जिसमें और जो सोशल इंडिपेंडेंस होती है वो, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, फूड, प्रॉपर लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रेस नहीं है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्ट्रेस नहीं है, आपके फैमिली में स्ट्रेस नहीं है, इन सब के क्राइटेरियाज थे प्रॉपरली, और उन सब की मार्किंग होती है। So, जैसे मुझे पूछा गया कि मैं अपने काम से खुश हूं नहीं हूं, तो अगर खुश हूं तो कितना खुश हूं, तो 1 to 10 में हो गया, मैंने मार्क कर दिया 8, बिकॉज स्टिल आई फील कि कुछ ना कुछ लैक है, मैं काम में और चीजें ऐड कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें है, अल्टीमेटली उन क्राइटेरियाज के थ्रू डिसाइड होता है। इंडिया 144 रैंक में है, 4 साल पिछले पर्टिकुलर रिपोर्ट से 4 जो प्लेसेस हैं वो पीछे आई है। फिनलैंड is I guess happiest country in the world, that is like consecutive 3rd year। नाम सुना है फिनलैंड का? ठीक है, so Finland becomes the happiest country। I have a doubt, I don't want to miss this doubt। क्वेश्चन किससे पूछते हैं दोस्त? जब बात करते हैं हम किसी कंट्री की ना, तो वहां पे और भी चीजें होती हैं रिपोर्ट करने के लिए। दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, ये नॉर्मल पीपल से, मीडिया हाउसेस से, ऐसी बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारी पर्टिकुलर हाउसेस जो हैं उससे ये सर्वे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उसका नाम ही सोल्यूशन नेटवर्क है वो। क्लियर? सो हैप्पीएस्ट कंट्री
दैट इज फिनलैंड. इंडिया रैंक 144, जो अगेन स्कैंडिनेवियन रीजन है वो डोमिनेट कर रहा है इसमें. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इज अनदर कंट्रीज जो किसमें है, टॉप 10 में आ जाती हैं. जब हम बात करते हैं साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में सबसे पीछे की रैंक किसकी है मुझे बताओ. ओके, पाकिस्तान getting some answers. Sri Lanka, actually India इवन साउथ एशिया में सबसे डाउन चल रही है हैप्पीनेस में, राइट. उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रीजंस दिए थे, अगेन द सेम रीजंस, CAA, लोगों का पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट, सोशल डिस्ट्रस्ट, स्ट्रेस जो मिल रहा है सोशल कंस्ट्रेंट एंड हिपोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन से यूथ को, and all other things. So that's how India becomes one of the saddest country, right? And in the world 195 में 144 आना मुझे नहीं लगता इंडिया जैसी established डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज है, right? So yes, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, and undoubtedly 50-60% यूथ जो है किसी न किसी तरीके के मेंटल ट्रॉमा या मेंटल उसमें है, स्ट्रेस में है. That is how we say कि हाँ ये जो है ये हैप्पी नहीं है. Third largest electricity producer, मैं लिंक वो कर दूंगा बेटा अवंती, तो मेरे को इंस्टाग्राम में याद दिला देना तो मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा. एक ऑर्गेनाइजेशन है marxist.org, ये सबसे ऑथेंटिक वर्जन रखते हैं उसका, और मेरी तरफ से कोशिश करना हिंदी में पढ़ना. हिंदी पढ़नी आती है ना? नॉट दैट वेल, तो देख लेना, हिंदी थोड़ी सी अच्छी लिखी है उसमें. चलो, इंडिया इज नाउ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, राइट. ये पहली चीज है जानने के लिए. दूसरा, इंडिया में अब इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स वन ऑफ द 8 कोर बिजनेस सेक्टर. मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो इंडिया में 8 कोर बिजनेस सेक्टर्स में आने लगा है. एंड लास्ट 10 साल में अगर हम देखें तो हमने एक एक्सेप्शनल डेवलपमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में. हमने लास्ट ईयर तक का जो डेटा है वो 1497 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, और हम थर्ड है आफ्टर चाइना एंड US, राइट. और ये इलेक्ट्रिसिटी कोर सेक्टर्स में है. अब अपन फैक्ट फाइल में आ जाते हैं, ज्यादा वो नहीं करेंगे, राइट. अच्छा, पर कैपिटा कंजम्पशन, जैसे अगर तुम इन सारी चीजों में देखोगे तो इंडिया कौन से रैंक में आया, दैट इज वन फैक्ट. पर कैपिटा कंजम्पशन में कौन से रैंक में है, इसके पहले कौन है, दैट इज US, चाइना, राइट. 8 कोर सेक्टर में आया नहीं आया, ये सारी चीजें. फिर सबसे ज्यादा बड़े जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स जो हैं, वो एक पर्टिकुलर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के लिए, राइट. UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्या हमने UNSC के बारे में पूरी चीजें पढ़ ली हैं, यस और नो? अपन ने मिसलेनियस से पूरा पढ़ लिया था. 10 जो है टेम्परेरी मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं. टेम्परेरी मेंबर 10 जियोपॉलिटिकल रीजन से आते हैं, और UN सिक्योरिटी काउंसिल के वो होते हैं. अच्छा, हर महीने के लिए एक पर्टिकुलर वो होती है प्रेसिडेंसी जो है वो मिलती है. जो मार्च का महीना था जब चाइना को कोविड-19 के लिए अक्यूज किया जा रहा था, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो प्रेसिडेंसी किसको मिल गई थी? चाइना को. क्या इंडिया मेंबर है UNSC का भी? यस और नो? इंडिया है, इंडिया टेम्परेरी मेंबरशिप है उसके पास, राइट. 8th टाइम इंडिया हैज गेट दिस. 8th टाइम इंडिया बिकम्स द टेम्परेरी मेंबर ऑफ UNSC. क्लियर? और बहुत सारी बात कर चुके हैं, बस चाइना वाला पार्ट याद रखना. और तुम ये चीज याद रखना कि एक एक महीने के लिए प्रेसिडेंसी दी जाती है एक एक कंट्री को. क्लियर? ओके, lots of time. So this is it for today, right? And जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये खत्म करके अप्रैल के करंट अफेयर्स में आ जाएंगे, क्योंकि फ्रीडम इन द वर्ल्ड, क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड एंटी HIV ड्रग फॉर COVID-19.
ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इट विल टेक हाफ एन आवर एंड वी डोंट हैव दैट टाइम। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में अपन ये तीनों टॉपिक डिस्कस करके एप्रिल का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एमएससीटी पोस्टपोन हो गई क्या? राइट, अभी उन्होंने टाइम नहीं बताया कि कब तक के लिए है, बट कब तक पोस्टपोन रहेगी, बट आ जाएगी डेट्स। राइट, एंड स्लैट चालू होने वाला है नेक्स्ट वीक में, तो बी प्रिपेयर्ड। राइट, जल्दी से हम करंट अफेयर्स वाला खत्म करके उसके बाद क्या कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास बी प्रिपेयर्ड अप्रैल वाले करंट अफेयर्स के लिए। अगेन अब जो करंट अफेयर्स आएंगे वो थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। राइट, सो बी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी जाना मत, सर कुछ बात करना चाहते हैं आई गेस। सर अब आप होस्ट हैं, मैं मीटिंग छोड़ रहा हूं। Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिगार्डिंग sir. एग्जाम्स वगैरह यार, ये अभी एग्जाम्स की डेट्स वगैरह का जो है, जैसे सीटी वगैरह का कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं है। एज इन व्हेन जब भी मिलेगा हम आपको बता देंगे। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारी वेबसाइट्स को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत पढ़ो। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, उससे अपने को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इन सब बातों पे मत अपना दिमाग लगाओ कि एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा, वो होगा जब अपने को पता चल ही जाएगा। एक 20-21 डेज का अपने को पता चल ही जाने वाला है। सीटी आपका लगभग अगस्त एंड में ही होगा या सितंबर फर्स्ट वीक में। सितंबर फर्स्ट वीक से आपको मालूम है गणेश फेस्टिवल चालू हो जाएगा, तो डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि अगस्त एंड तक वो हो जाएगा, पर वो होगा कैसे होगा क्या नहीं होगा वो पता चलने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो सब चीजों पे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है अपन उसको नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इतना ही बोलना था मेरे को आज।